नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो रिसर्च के अकॉर्डिंग है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में रिसर्च आता है, जो आपको पता ही होगा। ओके, तो जहाँ पर बात रही पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपको जो टॉपिक दिया गया है उसमें दिया गया है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में जो रिसर्च डिज़ाइन वाला जो स्टेप आता है, इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको रिसर्च के डिज़ाइन के बारे में बताने वाली हूँ दोस्तों। तो जो लोग नए जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं नए, तो उन लोगों के लिए ये बात बतानी थोड़ी सी ज़रूरी थी, इसलिए बता रही हूँ। और फिर जो पेपर 2 जिन लोगों का साइकोलॉजी है या फिर एजुकेशन है, होम साइंस है, तो ऐसे सब्जेक्ट वाले जो लोग हैं, तो उनके लिए भी ये पेपर 2 में काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर वीडियो के साथ बने रहिए। टॉपिक पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात बता देना चाहती हूँ आपको। दोस्तों देखिए, हमारी जो रिसर्च मेथडोलॉजी होती है ना, पेपर 2 में आपकी आती है रिसर्च मेथडोलॉजी। ओके, और पेपर 1 में आपकी क्या आती है, तो पेपर 1 में आपका आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, यानी कि एनटीए वाले आपको वहाँ से क्वेश्चन डीप में नहीं पूछते, लेकिन आपका जो पेपर 2 है उसमें ये डीप में पूछा जाता है। तो मैंने दोनों जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर ये रिसर्च वाला टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, इसीलिए रिसर्च डिज़ाइन की ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आपका एक स्टेप आता है, वो है रिसर्च डिज़ाइन का। क्या है? रिसर्च डिज़ाइन वाला। ओके, तो रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, रिसर्च डिज़ाइन है क्या उसके बारे में मैंने आगे वीडियो में बता दिया है। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग आगे की वीडियो देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पर अगर मैं बताने जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो आप आगे की वीडियो देख लीजिएगा। अगर कहीं वहाँ पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो उसमें जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा, और वहाँ पर से आप मेरा नंबर लेकर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, आपके जो भी डाउट होंगे उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए दोस्तों, रिसर्च डिज़ाइन का जो स्टेप आता है उसमें रिसर्च डिज़ाइन के 2 पार्ट होते हैं। ओके, रिसर्च डिज़ाइन के कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। तो पहला होता है हमारा प्रयोगात्मक। क्या होता है? प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन। ओके, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन। ओके, तो जो प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन है, और दूसरा हमारा है अप्रयोगात्मक। देखिए, प्रयोगात्मक को क्या कहेंगे हम? तो एक्सपेरिमेंटल कहेंगे। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। और दूसरा जो हमारा आत्मक है उसे हम कहेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहेंगे। ओके, तो ये दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों रिसर्च डिज़ाइन के पार्ट हैं। अभी हम देख रहे हैं अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में देख रहे हैं। अब इसके भी 6 पार्ट है। उसमें भी हमने देखा प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में देखा, उसके बाद आपने देखा था क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे, उसके बाद आपने देखा था कोरिलेशन डिज़ाइन, उसके बाद आपने देखा था कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन, और उसके बाद आपने देखा था केस स्टडी डिज़ाइन के बारे में, है ना। तो अब हम देखने वाले हैं जो लास्ट वाला है हमारा, यहाँ पर नॉन एक्सपेरिमेंटल का जो लास्ट पार्ट है वो है, टाइप्स है, वो है सर्वे शोध डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। ओके, इसके बाद हमारा ये नॉन एक्सपेरिमेंटल पूरा हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो
पेपर 2 में जो पैराग्राफ आता है रिसर्च का, और उस रिसर्च का पैराग्राफ आता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार वो लोग रखते हैं, तो उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं, जिस तरीके से इसे हमने डिटेल में देखा है। ओके, तो चलिए देखते हैं सर्वे शोध डिज़ाइन आखिर है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सर्वे शोध डिज़ाइन है तो इस डिज़ाइन में व्यक्तियों या वस्तुओं के किसी गुण के वितरण तथा आयतन का पता लगाया जाता है। देखिए, सर्वे का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि कहीं भी चुनाव होने वाला होता है ना, तो न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, न्यूज़ मीडिया वाले क्या करते हैं, तो जिस एरिया में, मान लीजिए ये एरिया है और इस एरिया में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो मीडिया वाले क्या करेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, यानी कि वहाँ के लोगों का साक्षात्कार करेंगे। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू का। तो उन लोगों का इंटरव्यू लेंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपके जो मत विभाग है उनमें से आप किसे चुनना चाहेंगे, कौन सी पार्टी को आप चुनेंगे, है ना। आपने देखा होगा जब भी हमारे देश में, पूरे देश में जब चुनाव होने वाला है होता है, तब जाकर ऐसा ही कुछ होता है ना, सर्वे कर लेते हैं सभी टीवी चैनल वाले, और आपको वहाँ पर उनके सर्वे के आधार पर, यहाँ पर ये आपका पूरा टीवी है, और टीवी में नीचे आपको हेडलाइन में दिखाई देते हैं कि भाई चलो कांग्रेस वाले के इतने हैं, बीजेपी वाले के इतने हैं, आप पार्टी वाले के इतने हैं। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या दिए जाते हैं, आंकड़े दिए जाते हैं। ये किसके आधार पर होता है, तो वो सर्वे के आधार पर होता है, यानी कि वो लोग सर्वे करते हैं। ओके, और सर्वे के आधार पर वो ये बताते, अनुमानिक आंकड़ा बताते कि भाई ये इतना लेवल जाएगा। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं सर्वे। ओके, चलिए, सर्वे की जो परिभाषा है वो क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अगर नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पर क्या कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति होती है या फिर कोई वस्तु होती है। देखिए, वस्तु के बारे में कैसे होता है कि कोई नई चीज़ आई बाज़ार में, तो आपको वो बोला जाएगा कि भाई इनमें से इन चीज़ों को कौन कौन पसंद करता है, तो आप लाइक कर दीजिएगा। मान लीजिए कोई नया मोबाइल आ गया है, तो एक साथ 2 मोबाइल लॉन्च हुआ हो, तो फिर आप किसे पसंद करेंगे। इस तरीके से आपको वस्तु के आधार पर, यानी कि उसके गुण के आधार पर आपको क्या किया जाता है, आपका सर्वे किया जाता है। ओके, आपका नहीं, लेकिन वो वस्तु के गुणों का सर्वे किया जाता है। ओके, चलिए, और आयतन, यानी कि जो आप कमाते हैं, जो पैसे कमाते हैं उसके आधार पर, यानी कि बेरोजगार लोग होते हैं या रोजगार लोग होते हैं ना, इस तरीके से आयतन का पता लगाया जाता है यहाँ पर कि किसकी इनकम कितनी है, किसने कितनी इनकम की, ऐसी कुछ भी बात होती ना, उसका सर्वे किया जाता है ना। आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि इंडिया में सबसे लखपति लोग कौन से हैं, धनी लोग कौन से, है ना। तो इस तरीके से लिस्ट जारी किया जाता है, वर्ल्ड लेवल पर भी जारी किया जाता है कि भाई वर्ल्ड में सबसे धनी व्यक्ति ये है। तो वो किसके आधार पर होता है, वो सर्वे के आधार पर होता है। ओके, चलिए, अब जो ये सर्वे शोध डिज़ाइन है ना, उसके भी 2 पार्ट हैं, यानी कि उसके 2 प्रकार है। ओके, उसके 2 टाइप्स हैं। तो कौन कौन से, तो पहला है स्थिर समूह तुलना डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन। ओके, और दूसरा हमारा है पैनल डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं पैनल डिज़ाइन। ओके, चलिए, दोनों के बारे में थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं स्थिर समूह तुलना डिज़ाइन, जिसे हम कहेंगे स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन। अब देखिए, कंपैरिजन की बात आ गई। ओके, यहाँ पर ग्रुप दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा अनुमान तो लग गया होगा कि यहाँ पर अगर कंपेयर करना है हमें, तो कोई एक व्यक्ति एक ग्रुप पर तो हम करने वाले नहीं है, है ना। तो हम कंपेयर किसकी करेंगे, 2 ग्रुपों की तो करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ग्रुप तो है ही, लेकिन यहाँ पर कितने ग्रुप होंगे, 2 या 2 से अधिक होंगे, तभी जाकर हम उसे कंपेयर कर सकते हैं ना। यहाँ नाम पर से हमें पता चल जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या कहना चाहती है ये जो डिज़ाइन है। यह डिज़ाइन प्राक
प्रयोगात्मक डिज़ाइन के समूह तुलना डिज़ाइन पर आधारित है, जो मैंने आपको आगे बता दी है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में। तो आप अगर आप नए हैं तो आगे की वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ओके, चलिए। इस डिज़ाइन का प्रयोग चरों में संबंधों की व्याख्या तथा उनके आयतन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है कि इस डिज़ाइन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जो चर होते हैं हमारे, चर का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारे क्या है हमारे वेरिएबल जो होते हैं ना, उसे चर बोला जाता है। तो ये जो चर होते हैं ना, उन चरों में मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है। ओके, तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मान लीजिए 2 प्रकार के हैं या फिर 3 प्रकार के हैं, तो उन लोगों के बीच में जो संबंध होता है उनकी व्याख्या करना और उसके जो आयतन होता है, ओके, आयतन का मतलब मैंने आपको बता दिया, तो उसका अध्ययन करने के लिए इस डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस डिज़ाइन में 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक समूह होते हैं। मैंने आपको बताया 2 या 2 से अधिक ग्रुप होते हैं। तुलनात्मक का मतलब कंपेयर करना होता है ना, जो x पर के मान के रूप में परिभाषित होते हैं। x का मतलब क्या होगा मैंने आगे की वीडियो में भी बताया, अभी बता देती हूँ थोड़ा सा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल IV जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IV। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मान के रूप में यहाँ पर इसे परिभाषित किया जाता है। ओके, जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पर हम सांकेतिक रूप में x बताते हैं। ओके, बाद में इन दोनों समूहों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। पर किस पर, तो O पर, यानी कि आश्रित चर के प्रेक्षण पर, यानी कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसका ओ का मतलब होगा ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण जिसे कहते हैं। ओके, या तो फिर हम मेजरमेंट भी कह सकते हैं। मापन, अगर मापन करते हैं तो मेजरमेंट कहेंगे, अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसे ऑब्जर्वेशन कहेंगे, और अगर आप टेस्टिंग करते हैं तो इसे टेस्टिंग कहेंगे। ओके, लेकिन सबके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सांकेतिक रूप में ओ ही करेंगे। ओके, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन का ओ हो गया। ओके, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उन पर ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनके आधार पर 2 समूहों की तुलना की जाती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। देखिए इस डिज़ाइन का संकेतन रूप, तो हमने आगे की सारी डिज़ाइन का भी संकेतन रूप देखा था, इसका संकेतन रूप क्या बनेगा देखते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप है ना। अब देखिए यहाँ पर x1 होगा और यहाँ पर x1 होगा। ओके, यानी कि ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए यहाँ पर दोनों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है। ओके, दोनों ग्रुपों को क्या दिया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है। अब आगे मैं बताती हूँ कि दोनों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाएगा तो इफेक्ट कैसे पता चलेगी। ओके, एग्जाम्पल के आधार पर हम देखते हैं। और यहाँ पर हमारा जो O है वो O1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये O2। O1 का मतलब पहला ऑब्जर्वेशन, O2 का मतलब होगा हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया सांकेतिक रूप। क्या बन गया, सांकेतिक रूप। अभी देखिए इसमें मैंने एक गलती क्या कर दी, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन मैंने आगे बताई थी ना आपको कि पूरी लाइन होती तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने कैसा उसका सिलेक्शन किया है, रैंडमली सिलेक्शन किया है। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हम किसी का भी रैंडमली सिलेक्शन नहीं करते हैं और ना ही रैंडमली असाइनमेंट करते। ओके, तो जब वहाँ पर जहाँ पर रैंडमली सिलेक्शन नहीं किया जाता है, जहाँ पर रैंडमली असाइनमेंट नहीं किया जाता है, वहाँ पर हम कैसी रेखा बनाएंगे, तो ऐसी टूटक रेखा बनाएंगे। ओके, तो ये टूटक रेखा हमने बना दी, जिसका मतलब ये होता है कि ना यहाँ पर हमने रैंडमली सिलेक्शन नहीं किया है और ना ही रैंडमली असाइनमेंट किया हुआ है। ओके, तो ये हमारी बन गई सांकेतिक रूप बन गया है इस डिज़ाइन का। ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखते हैं। तो मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक शोधकर्ता है, मान लीजिए हम खुद ही है, वैसे तो है ही हम रिसर्चर, तो रिसर्चर है हम, और
हम ये जानना चाहते हैं कि जो व्यवसाय होता है ना, व्यक्ति की जो आय पर उसके व्यवसाय का क्या असर पड़ता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। ओके, क्या जानना चाहती हूँ कि व्यक्ति की जो आय होती है ना, व्यक्ति की आय पर उसके व्यवसाय का क्या असर पड़ता है, ये इस पर मैं एक अभ्यास करना चाहती हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं व्यवसाय में 2 प्रकार के ग्रुप लूँगी, क्योंकि मुझे 2 प्रकार के ग्रुप लेने हैं। यहाँ पर तो दिया हुआ है ना साफ साफ कि 2 या 2 से अधिक समूह लेने हैं, तो मैं यहाँ पर 2 समूह ले लेती हूँ। मान लीजिए मैं इसे थोड़ा सा हटा लेती हूँ। ओके, चले कोई बात नहीं, फिर से लिख देती। देखिए, मुझे जानना है कि किसी भी की आय पर उसके व्यवसाय का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये बात मुझे जाननी है। अब मैं क्या करूँगी, व्यवसाय के 2 ग्रुप लूँगी, ग्रुप ए और ग्रुप बी। मैंने 2 ग्रुप ले लिए। अब मैंने इस व्यवसाय में जो एक ग्रुप है वो डॉक्टर को लिया, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें मैंने इंजीनियर को ले लिया। ओके, ये दोनों प्रकार के मैंने व्यवसाय को ले लिया, ये ग्रुप ले लिए व्यवसाय के। ओके, अब मैं क्या करूँगी, अब इन दोनों की मैं आय की माप करूँगी कि चलिए भाई, डॉक्टर वाला ग्रुप है, उनकी आय कितनी है उसे मैं देखूँगी, और इंजीनियर जो लोग हैं उनकी आय कितनी है उसे मैं देखूँगी। ओके, इन दोनों की आय का मैं अभ्यास करूँगी, और उसके बाद मैं ये पता लगाऊंगी, इन दोनों के बीच में क्या करूँगी, तुलना करूँगी। सबसे पहले ग्रुपों में जितने, मान लीजिए ग्रुप ए है तो इनमें जितने डॉक्टर हैं उनके मैं आय जानूँगी। उसके बाद में जितने भी इंजीनियर हैं उनकी मैं आय जानूँगी। फिर उनकी आय की मैं जो एवरेज निकालूंगी कि एवरेज कितनी निकलती है, और फिर क्या करूँगी, इन दोनों ग्रुपों के बीच में क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी कि डॉक्टर की आय कितनी ज़्यादा है या कम है, या फिर इंजीनियर की जो आय है वो डॉक्टर से ज़्यादा है या कम है। इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगी, तुलना करूँगी, यानी कि कंपैरिजन करूँगी, और उसके बाद मैं किसी निष्कर्ष पर पहुँचूँगी। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अभ्यास करूँगी। तो इसी तरीके का अभ्यास होगा वो हमारी स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन का होगा। ओके, चलिए इसे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरी डिज़ाइन के बारे में। तो दूसरी डिज़ाइन क्या बनती है, हमारी पैनल डिज़ाइन। अब देखिए पैनल डिज़ाइन क्या कहती है, तो इस डिज़ाइन में व्याप्त समीकरण के दोष को दूर करने का प्रयास किया जाता है। देखिए आगे की जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूब मेहनतू होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेहनतू नहीं होंगे, तो उनमें जो उनकी आय है उसमें डिफरेंट रहने वाला है ना। तो उसमें डिफरेंट रहेगा तो उसकी वजह उसकी व्यवसाय की आय, जो उनकी आय है उन पर जो व्यवसाय का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको हम वहाँ पर देखेंगे, तो वहाँ पर कुछ अच्छे से हमें जो सही निष्कर्ष मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलेगा। ओके, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने शॉर्ट टर्म में अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, कुछ लोग बहुत साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसकी भी इफ़ेक्ट उनकी आय पर पड़ती है ना। पुराने डॉक्टर होंगे तो उनकी आय ज़्यादा होगी, उनकी इनकम ज़्यादा होगी, क्योंकि वो फेमस हो जाते हैं ना। और जो नए नए डॉक्टर होते हैं तो उनके पास क्या होता है, नए नए डॉक्टर के पास तजुर्बा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है, नए होते हैं तो लोग वहाँ पर जाने से डरते हैं। तो इस तरीके का जो समय क्रम जो होता है उसकी भी इफ़ेक्ट वहाँ पर पड़ती है। ओके, उसके निष्कर्ष पर पड़ती है। तो यहाँ पर उसकी जो समय क्रम की जो इफ़ेक्ट वहाँ पर पड़ती है ना, तो उसके दोष को दूर करने के लिए इस डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है, पैनल डिज़ाइन का। ओके, तो चलिए पैनल डिज़ाइन क्या कहती है, तो इस डिज़ाइन में 2 या 2 से अधिक बड़ी में एक्स तथा ओ पर आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक बारी में, यहाँ पर बड़ी में नहीं होगा लेकिन बारी में होगा। ओके, 2 या 2 से अधिक बारी में, यानी कि 2 से अधिक बार। ओके,
तो बारी में एक्स तथा ओ पर आंकड़े संग्रहित किए जाएंगे, यानी कि डाटा किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, जिसका परिणाम यह होता है कि इसमें भिन्न भिन्न समय क्रम एवं एक्स तथा ओ में उस समय अंतरालों में होने वाले परिवर्तनों की वैज्ञानिक व्याख्या संभव हो पाती है। देखिए, इससे आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं अभी आपको उदाहरण दूंगी तब आप समझ जाएंगे कि ये डिज़ाइन क्या कहना चाहती हूँ। कि देखिए, इस डिज़ाइन का पहले संकेतन रूप देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि मुझे ये जानना है कि जो मान लीजिए स्त्री और पुरुष, ओके, स्त्री और पुरुष। अब देखिए, मेरा यहाँ पर स्त्री और पुरुष जो होते हैं तो उनका जो वोटिंग व्यवहार होता है, उनका आयतन और वितरण व्यक्तियों के चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि मान लीजिए मुझे स्त्री और पुरुष के जो उनकी जो स्तर होते ना, उनके जो स्तर होते, सामाजिक आर्थिक स्तर होता है, क्या होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर के संदर्भ में मुझे पुरुष और महिलाओं के उनके आयतन में, आयतन, ओके, तो इन दोनों का मुझे क्या करना है, इन दोनों का मुझे अध्ययन करना है, यानी कि स्त्री पुरुष के सामाजिक आर्थिक स्तर और उनके आयतन का मुझे क्या करना है, अभ्यास करना है। ओके, तो उनकी जो वोटिंग होती है ना, तो सामाजिक आर्थिक स्तर वाले और आयतन वाले दोनों के बीच में जो वोटिंग का जो व्यवहार होता है, वोटिंग करने का जो व्यवहार होता है, उनके बारे में अगर मुझे अध्ययन करना है तो मैं क्या करूँगी, तो मैं स्त्री पुरुष मैंने ले लिया। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्तर है, तो इसके जो स्तर होते हैं ना, सामाजिक आर्थिक स्तर, तो उसके 3 प्रकार होते हैं, है ना, उच्च, मध्यम और कौन सा, निम्न। ये 3 स्तर हमारे हो गए, यानी कि हमारे कितने वेरिएबल हो गए, ये 3 वेरिएबल हमारा हो गए। ओके, यानी कि उच्च, मध्यम और निम्न, ये 3 प्रकार हमारे वेरिएबल के हो गए। अब देखिए आयतन, तो आयतन में अगर मैं देखूँ तो देखिए रोजगार और बेरोजगार, है ना, रोजगार लोग होते हैं और बेरोजगार लोग होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर अगर, हाँ, यहाँ पर अच्छी सी जगह चलिए बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया स्त्री और यहाँ पर ले लिया मैंने पुरुष। ओके, देखिए ये मैंने 2 समूह ले लिया। ओके, ये 2 समूह मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बनाऊँगी उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को, सामाजिक आर्थिक स्तर को। ओके, यहाँ पर मैं इतना ही लिखती हूँ, आप समझ जाइएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर को मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर मैं लिखती हूँ आयतन, उनकी जो आयतन होते हैं ना, रोजगार होते हैं या बेरोजगार होते हैं। देखिए सामाजिक आर्थिक स्तर के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं, है ना, उच्च होगा, मध्यम होगा और निम्न होगा। ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। ओके, चलिए यहाँ पर आयतन में होगा रोजगार और यहाँ पर होगा हमारा बेरोजगार। ओके, अब क्या होता है, ये सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप बोलोगे मैम तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ओहो, चलिए ओके, तो मैं आपको डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिखा देती हूँ। देखिए हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बनेगा, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा वोटिंग व्यवहार। क्या बनेगा, वोटिंग व्यवहार, यानी कि जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनका जो वोटिंग व्यवहार होता है उनका मैं अध्ययन करना चाहती हूँ। किसके संदर्भ में, तो सामाजिक आर्थिक स्तर और आयतन के संदर्भ में मैं इनका वोटिंग व्यवहार का अध्ययन करना चाहती हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगी, तो सबसे पहले मैं स्त्रियों के लिए मैं ले लेती हूँ 1। ओके, यहाँ पर स्त्री के लिए 1 और पुरुष के लिए 2। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा x है। ओके,
सारे इंडिपेंडेंट जितने भी वेरिएबल होंगे ना हमारे, उनको हम एक्स से दर्शाते हैं। वो मैंने आगे के वीडियो में आपको बताया है कि एक्स से उसे संकेतित किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक्स लगा दिया, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, एक्स लगाऊंगी। ये जितने भी हमारे एक्स है ना, वहाँ पर मैं एक्स लगा देती हूँ सबसे पहले। ओके, चलिए मैंने ये एक्स लगा दिया। अब देखिए ये हमारा पहला वेरिएबल है। ओके, तो मैं पहले x1 का x1 यानी कि उच्च जो स्तर के लोग होते हैं उनका वोटिंग व्यवहार देखूंगी। फिर मध्यम वर्ग के होंगे उनको ये देखूंगी, और ये निम्न स्तर के जो लोग होंगे उनके। देखिए एक एक का मतलब क्या होगा, हमने स्त्री ली है। ओके, तो ये उच्च में मैं 1 और मध्यम का मैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर निम्न का मैं क्या करूँगी 3। अब ये तीनों का मैं क्या करूँगी, ऑब्जर्वेशन करूँगी। ओके, ये तीनों को पहले देखूँगी और फिर उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इनमें से जो ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि उनका जो वोटिंग व्यवहार है ना, उसे मैं देखूँगी कि कितना आया यहाँ पर। ओके, चलिए यहाँ पर फिर से मैं वोटिंग व्यवहार कराऊँगी। तो यहाँ पर स्त्री है तो सबसे पहले x1 बनेगा और यहाँ पर भी x1 बनेगा। ओके, 1 का मतलब यहाँ पर क्या है, स्त्री है। ओके, हमने जो स्त्री को कोड दिया है ना 1, तो ये 1 वाला जो फर्स्ट वाला 1 होता है ना, वो स्त्री के लिए जो हमने कोड दिया है उसका 1 यहाँ पर दिया हुआ है सभी में। ओके, और ये जो 1 2 3 वो हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर दिए हुए ना, उनके क्रम मैंने बना दिया है 1 2 3। यहाँ पर रोजगार है तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पर हम 1 और यहाँ पर 2। ओके, इस तरीके से मैंने इन दोनों को नंबर दे दिया। चलिए यहाँ पर ये बात हो गई। फिर से मैं क्या करूँगी, उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी। ओके, ऑब्जर्वेशन करके मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं 2 नंबर देती हूँ और यहाँ पर 3 नंबर दे देती हूँ। ओके, और उसके बाद मैं ऑब्जर्वेशन करूँगी और उसके बाद में x1 एंड 2 यानी कि जो यहाँ पर हमारा जो x1 बन रहा है ना रोजगार वाले, तो उसका मैं ऑब्जर्वेशन फिर से करूँगी। ओके, इसी तरीके से हम नीचे भी लिखेंगे। तो पुरुष के लिए 2 है तो हम सभी में 2 2 कर देंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3। ओके, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करूँगी, उसके बाद क्या करूँगी T2 3 और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आएगा और यहाँ पर x2 2। ओके, ये पूरी रचना बन गई इस तरीके से। ओके, अब मैं इसे हटा देती हूँ और अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर मान लीजिए x1 1। ओके, पहला मैंने दे दिया, उसके बाद मैंने दिया x1 2 x1 3, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे x1 2 x1 3, उसके बाद फिर से ऑब्जर्वेशन आएगा और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर x1 2 और उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और यहाँ पर हम बना देंगे टूटी रेखा। क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने रैंडमली सिलेक्शन नहीं किया हुआ है। ओके, उसके बाद ये हमारा पहला ग्रुप है, ये हमारा यहाँ पर दूसरा ग्रुप है। तो दूसरे ग्रुप के लिए x2, उसके बाद 1 x2 2 x2 3 और फिर ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। उसके बाद हमारा फिर से बन जाएगा x2 2 फिर x2 3 और फिर से ऑब्जर्वेशन आएगा और फिर आएगा x2 2। ओके, और उसके बाद फिर से हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा। इस तरीके की ये जो पैनल डिज़ाइन है ना, इस तरीके की बनेगी। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने वोटिंग कराया। ओके, तो स्त्रियों को वोटिंग कराया, उनमें से आपने कुछ स्त्रियाँ ऐसी ली जो उच्च स्तर की थी, कुछ स्त्रियाँ आपने ऐसी ली जो मध्यम स्तर की थी और कुछ स्त्रियाँ आपने ऐसी ली निम्न स्तर की थी। ओके, तो ये तीनों स्तर की महिलाओं को आपने क्या किया, वोटिंग करवा दिया। ओके, फिर उनमें से भी आपने क्या किया, कुछ बेरोजगार ले ली और कुछ रोजगार ले ली, उनका भी आपने क्या करवाया, वोटिंग करवाया। ओके, उसके बाद पुरुषों की बात आई तो पुरुषों को भी इसी टाइम पर आपने किया जब आपने ये जो सामाजिक आर्थिक स्तर का जो वोटिंग कराया था ना, उसी टाइम वहाँ पर आप वोटिंग कराते हैं। तो उसी तरीके से 3 स्तर में आप उनका वोटिंग कराते हैं। ओके, 3 स्तर वाले लोगों को लेकर वोटिंग कराते हैं।
उसके बाद यहाँ पर जो रोज़गार और बेरोज़गार वैसे ग्रुप बनाकर आप वोटिंग कराते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं कि अब ऑब्जर्वेशन के बाद आपको पता चलता है कि जो निम्न स्तर वाले लोग होते हैं उनका वोटिंग कैसा होता है, ज़्यादा हुआ। ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि हकीकत में ऐसा होता है या नहीं होता है वो तो रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा। ओके, ये सिर्फ आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। तो यहाँ पर वोटिंग का स्तर निम्न स्तर के लोगों का ज़्यादा बना और फिर यहाँ पर जो बेरोज़गार लोग थे उनका वोटिंग यहाँ पर क्या पड़ा, ज़्यादा पड़ा। ओके, तो ये हमारे जो दो वेरिएबल थे उनके बीच में हम क्या करेंगे, उनके बीच का जो संबंध होता है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, एक बार में हमने स्त्री और पुरुष दोनों का एक साथ में ले लिया, फिर हम 1 साल या फिर 6 महीना चले जाने देते, उसके बाद फिर से हम यही प्रोसेस करेंगे। इसी तरीके से हम वोटिंग व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं पैनल डिज़ाइन। ओके, तो ये थी हमारी पैनल डिज़ाइन के बारे में बात। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा था ये क्या, ओके, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ओके, रिसर्च डिज़ाइन। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ओके, और कल से हम देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। ओके, तो आप लोग तैयार रहेगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।